आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आता है। जी दोस्तों, मैं संजय रामफल और आप देख रहे हैं संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग। आप तमाम लोगों से अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हरियाणवी संस्कृति से जुड़े पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दादरी रोहतक रोड स्थित मिस्री गांव की। जी हाँ, चरखी दादरी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है और इस गांव मिस्री ने देश सेवा में जो मिसाल पेश की है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मौजूदा समय में गांव के 2800 युवा विभिन्न फोर्सेज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा गांव के पूर्व सैनिकों की संख्या करीब 2100 है। मिस्री गांव ने 8 स्वतंत्रता सेनानी भी देश को दिए हैं और इसके अलावा यहाँ के 2 जाबाज शहादत भी दे चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि मिस्री की माटी में देश की सेवा की महक रमी हुई है। 10,000 की आबादी वाले मिस्री गांव का सेना में योगदान अतुल्य है। अब तक यहाँ ये गांव करीब 5,000 सैनिक देश को दे चुका है। इस गांव के जाबाजों ने न केवल कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में आतंकियों को भी ढेर किया है। फिलहाल इस गांव में सबसे अधिक जवान आरटी तोपखाना रेजिमेंट में तैनात हैं। मिस्री में 1300 घर हैं जबकि साक्षरता दर 99% है। यहाँ 1000 लड़कों पर 952 लड़कियां हैं। गांव के ज़्यादातर युवा 12वीं के बाद सेना में ही भर्ती हो जाते हैं। देश सेवा का इस गांव में जज्बा इतना है कि एक घर में 2-2 सैनिक तक हैं। गांव के युवा सुविधाओं के अभाव में केवल अपने स्तर पर तैयारी कर सेना में भर्ती होते हैं। मिस्री ने देश की सेवा करने में अपने गांव से 8 स्वतंत्रता सेनानी और 2 शहीद दिए हैं। गांव के जो 8 स्वतंत्रता सेनानी हैं वो मिस्री के ही हैं, जो रामचंद्र पुत्र निहाल सिंह, प्रभुराम, मोहर सिंह, हरि सिंह, रामचंद्र, सदाराम, होशियार सिंह व सुल्तान सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। स्वतंत्रता सेनानी प्रभुराम आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की गाड़ी भी चलाते थे। और इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध में भी गांव का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो मिस्री के जाबाज अपने कार्यस्थल पर देश सेवा में करते हुए समय समय पर घुसपैठियों को सबक सिखाते रहते हैं, लेकिन इस गांव का कारगिल युद्ध में भी अहम योगदान है। गांव निवासी हवलदार रामकिशन कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनके अलावा गांव के निवासी जाबाज शैलेंद्र एयरक्राफ्ट हादसे में शहीद हुए थे। आपको ये भी बता दें कि इस गांव में किस रेजिमेंट और किस फोर्स में कितने जवान हैं। रेजिमेंट में जवानों की संख्या है वो आरटी तोपखाना में 1600, महार कुमाऊं में 250, आर्म्ड में 200, सिंगल कोर में 50, नेवी में 350, एयरफोर्स में 50 और एएमसी में 50। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली पुलिस में भी 300 युवा फिलहाल अभी देश की सेवा कर रहे हैं। में 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी चौथी पीढ़ी सेना में है।
इनमें से एक परिवार राम जीवन का है। राम जीवन के अलावा उनका बेटा रणधीर सेना में था। रणधीर का बेटा जगबीर भी सैनिक रहा है और अब उनका बेटा संदीप सैनिक है। वहीं दूसरा परिवार रघुनाथ का है। रघुनाथ के अलावा उनका बेटा कंवर सिंह, पुत्र रमेश, और अब आपको बता दें कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं होती। उसी गांव की परपोत्री श्रवणता सेना में है। एक्स आर्मी देवदार कंवर सिंह यादव। तो थोड़ा सा मैं 1963 के अंदर 5 मार्च 1963 को भर्ती हुआ था आर्मी के अंदर। उसके बाद में 21 साल 7 महीना 2 दिन वहाँ नौकरी करके फिर मैं रिटायरमेंट ले ली। फिर मैं यहाँ रेवेन्यू में और ICDS के अंदर मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की। मेरे जो फादर थे वो एक्स आर्मी थे। मेरा लड़का 21 साल करके कमाऊँ के अंदर अभी दिल्ली पुलिस के अंदर है ऐसा। और मेरी जो पोती है आज वो फ्लाइंग कैप्टन है, श्रवणता यादव, जो कि अब सीधी अपने दम पर गई है। सेंट स्टीफन कॉलेज से 98% मार्क ले करके और फिर वो एयरफोर्स के अंदर उसने ज्वाइनिंग किया है। तो मेरे 4 पीढ़ी आज मेरे पिताजी आर्मी के अंदर थे। 1938 के साथ मैट्रिक हैं और फिर वो घर आ गए। उसके बाद में मैं आर्मी में था और मेरा लड़का कमाऊँ के अंदर था। और चौथी मेरी जो पोती है अनमैरिड है, 28 ईयर्स की हो चुकी है और वो भी आर्मी एयर फ्लाइंग कैप्टन आर्मी के अंदर। के अंदर तकरीबन जिसमें आर्मी के भी ले लो पुलिस के भी ले लो तकरीबन 3000 सर्विसमैन हैं और मेहनत करते हैं पूरी, पढ़ते भी हैं और यानी एयरफोर्स में भी हैं, नेवी में भी हैं। तकरीबन 3000 कैंडिडेट आज फ़िलहाल आर्मी के अंदर प्रेजेंट है। गांव की सुविधा ये है जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो गांव के बीच में एक झोड़ है जो कि गंदा, उसमें न पशु पानी पी सकते हैं, किसी टाइम में पिया करते, उसके अंदर कूड़ा करकट अगरम बगरम यानी इतना गंद हो जाता, बुझो मत। दूसरा, नालियों का कोई प्रावधान नहीं है गांव के अंदर। और गांव का पानी एक जगह कहीं ये जोड़ यानी छप्पर जो है वहाँ पर पानी चला जाए। गांव के अंदर इतनी सुविधा नहीं है। दूसरा, गांव के अंदर जो मिस्री मानियर है इसकी जो लैंड है वो बहुत कम है। तो ये तो सरकार ने सोचना चाहिए। यहाँ खेल स्टेडियम के नाम पर महज 4 दीवारी ही है, जबकि दौड़ के अभ्यास के लिए यहाँ ट्रैक नहीं है। ऐसे में युवा तारकोल की सड़कों पर दौड़कर अभ्यास करने को विवश हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पर जो गांव मिस्री के युवा हैं उनको स्टेडियम में सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन हम आपको जो व्यू दिखा रहे हैं गांव मिस्री का, हम टॉप से आपको व्यू दिखा रहे हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और दोस्तों, इस गांव की बड़ी ही और भी खासियतें हैं। यहाँ पर एक जो गांव की ही ज़मीन है उस पर वाटिका तैयार की जा रही है। 1 किले से भी ज़्यादा ये ज़मीन बताई जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो वाटिका है वो गांव की पंचायत की तरफ से तैयार की जाएगी और काफ़ी इसमें काम भी चला हुआ है। आइए आपको वो स्थान दिखाते हैं जहां पर गांव की सुविधा के लिए यहाँ पर वाटिका तैयार की जाएगी, ताकि जो आने वाला समय है वो आधुनिकता की तरफ जा रहा है। तो लोग विवाह समारोह
इत्यादि का प्रोग्राम अपने घरों से दूर जाकर कहीं वाटिका गार्डन में करते हैं, तो गांव में ही लोग यहाँ पर इसे वाटिका का रूप देंगे ताकि कोई भी गरीब आसानी से यहाँ पर अपनी जो बेटियां हैं और जो अन्य कार्यक्रम हैं यहाँ पर किए जा सकें। ये महिला चौपाल बनी हुई है। हर रोज़ सुबह महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर भजन कीर्तन भी करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो खास बात है मिस्री के, आप जानते होंगे, आप कभी सावन महीने में कावड़ लेकर आते हैं तो मिस्री में एक शिव कावड़ आश्रम भी बना हुआ है। ये हरियाणा में देखा जाए तो बहुत बड़ा आश्रम है जो कावड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर कावड़िए भारी संख्या में सावन महीने में यहाँ पर आकर रुकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ रुकने की कोई समस्या नहीं है। भारी मात्रा में यहाँ पर चारपाई और रुकने की जगह की जो एक व्यवस्था है वो पूरी कमेटी के द्वारा की गई है। और एक खुला वातावरण है यहाँ पर। सावन के महीने में तो जब लोग हरिद्वार से कावड़ लेकर आते हैं तो यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और सामने आपको बता दें कि ये वहीं आश्रम में शिवलिंग बना हुआ है जहाँ पर कावड़िया आकर जल भी चढ़ाते हैं और गांव के लोग भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। जो सुविधाएं यहाँ पर रुकने के लिए लोगों को चाहिए वो पूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरेटर भी यहाँ पर उपलब्ध है ताकि बिजली चली जाए तो यहाँ पर रुकने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये सामने स्नान घर बने हुए हैं। पुरुष और महिला के अलग अलग स्नान घर बनाए गए हैं। ये महिलाओं के लिए स्नान घर है ताकि जब लोग यहाँ पर रुकते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। और ये अन्नपूर्णा भवन भी बनाया हुआ है जहाँ पर रुकने वालों के लिए खाने पीने का 24 घंटे इंतजाम है। यहाँ पर आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं, रुकने की कोई समस्या नहीं है। ये सामने देखिए आप, बड़े बड़े चूल्हे बनाए हुए हैं। यहाँ पर जब कावड़ी आते हैं या अन्य कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर कढ़ाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और एक लंगर लगता है। और ये पूरा सावन महीने चलता है और भारी तादाद में लोग आकर यहाँ पर रुकते हैं। और जो व्यवस्था है गांव के द्वारा वो पूरी की गई है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और आश्रम के साथ ही यहाँ पर श्री श्याम गौशाला बनी हुई है। यहाँ पर जो आवारा गायें हैं वो भी रखी जाती हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर गायें हैं। आइए आपको इसके भी दर्शन करवा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो सामने देखिए ये गायों के लिए चारा पड़ा हुआ है और जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर नित्य साफ सफाई का कार्य करते हैं। ये वो गायों का लंगर या भोजन है जो गांव में जाकर इस गाड़ी से लाया जाता है प्रत्येक घर से, और फिर बाद में इसे गौओं को चारे के साथ मिला दिया जाता है ताकि चारे की भी कोई दिक्कत ना आए। तो निरंतर ये कार्य चलता रहता है। जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं तो काफ़ी बड़ी गौशाला गांव मिस्री में श्री श्याम गौशाला बनाई हुई है। छोटे छोटे बछड़े भी हैं यहाँ पर और काफ़ी पुराना जो है ये गौशाला बनी हुई है। देखिए यहाँ पर गौएं हैं वो चरती हैं और पूरा एक टीन शेड है वो उचित प्रबंध किया हुआ है। गर्मी के समय में भी खुला है, बिल्कुल बिजली की उचित व्यवस्था है। और यहाँ पर रहने वाली जो
गाय हैं उनको किसी प्रकार की, छोटी हो बड़ी हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। गौशाला में देखिए जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं, ये सिमरसेंबल लगवा रखा है, ज़मीन से पानी निकाला जाता है और कभी भी पानी की आवश्यकता होती है 24 घंटे यहाँ पर पशुओं के लिए पानी उपलब्ध है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ये यहाँ पर खोरे बनी हुई है जहाँ पर ये गायें चरती हैं, इनके बछड़े चरते हैं। तो जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है गाँव के द्वारा, और ऐसे कम ही गांव होते हैं जहाँ पर इतना सब कुछ देखने को मिलता है। भारी मात्रा में ये गायें हैं यहाँ पर बैठी रहती हैं। तो तीन जो है ये गौशाला 3 पार्टों में बांटा हुआ है और यहीं पर चारे का भी उचित प्रबंध किया गया है और भगवान कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। फिर हमने गांव के अन्य मौजूद लोगों से भी बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। नाम सरदार मेजर प्रकाश चंद्र यादव, ऑनरेरी कैप्टन। सबसे पहले तो हमारा गांव 1862 ईस्वी में बसा था और हमारी 3 पीढ़ियाँ लगातार सेना में और पुलिस में भी कुछ आदमी काम करते हैं। जैसा जैसा समाज आता है वो उस तरह से आ जाते हैं। मेन हमारी सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो सेना का है। सेना में जैसे एयरफोर्स में भी अफसर बन गए हैं और मैंने गरीबी में तो थे ही, परंतु मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। आफ्टर दैट मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। पहले पंजाब ज्वाइंट ही था, हरियाणा वाज नोट इन पिक्चर। इन 1 नवंबर 1966 के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद हरियाणा बन गया। तो हरियाणा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने MA की। मेरे मेन सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, वैसे पंजाबी भी पढ़ी है, बोलता हूँ, लिख लेता हूँ और आसानी से समझ भी लेता हूँ। मैंने आर्मी में रहते हुए कमीशन तो मैं ऑलरेडी हो गया, बट हाउएवर मैंने अपने को डेवलप किया एज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। और मैंने खासकर 4-5 कोर्स, वैसे तो 20 कोर्स किए हुए हैं, तो 4-5 कोर्स ऐसे हैं जिसका रिकॉर्ड शायद ही किसी के पास होता है। जैसे कि परमाणु बम का कोर्स पुणे से किया, नागपुर से मैंने फायर फाइटिंग का किया, सिक्योरिटी ऑफिसर दिल्ली से किया। इस तरह से टीचर का कोर्स मैंने पचमढ़ी से किया। सो मेरा ज़्यादातर टाइम पढ़ने पढ़ाने और कोर्सेज पर ही रहा है कि मैं एज ए आउट ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में और ऑफिसर तक की क्लास भी लेता रहा हूँ। और मेरा संपर्क सेना में ज़्यादा रहा है और आज भी मैं सेना को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बच्चों को फ्री टीचिंग भी कर देता हूँ, लाइक NDA जो होते हैं, और इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट के क्वेश्चन होते हैं, GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूज, हाउ टू डेवलप फॉर इंटरव्यू, जिसमें कई चीज़ें होती हैं जो कि डिटेल में बताई जा सकती हैं, उनको पढ़ाता भी रहता हूँ। मैं शिक्षाविद में भी काम करता हूँ, गांव के स्कूल में भी जो है मैं लगभग 15-20 साल से बहुत एक्टिव हूँ। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि समय बहुत कीमती चीज़ होती है, इसका सदुपयोग करें। बेकार की तरफ भटक में न जाकर, ठीक है डिजिटल इंडिया का टाइम आ गया है, पर मैं कहता हूँ इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करें। शिक्षा आप कौन ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। खेल भावना भी बराबर की है, शिक्षा और खेल को बराबर का महत्व दें और बोलने की कला भी सीखनी चाहिए। और आज जो है काबिलियत को ही वैल्यू दी जाती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर
बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं हमारे पूर्वजों ने आज़ादी से पहले। उनके लिए तो मैं ये सोचता हूँ कि उनका संग्रहालय हर जगह पर होना चाहिए, केंद्र में भी और हर स्टेट में भी, इवन गांव में भी होना चाहिए। और युवाओं के लिए तो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार की नीतियों पर, जो अच्छी नीतियाँ हैं उन पर ध्यान दें और अपना समय को सदुपयोग में लाएं। ज़्यादा यही बात है कि समय को बिल्कुल नष्ट न करें, क्योंकि समय सबको बराबर है, किसी को मोल नहीं लेना पड़ता, किसी का बंटवारा नहीं है, सबको ही समय बराबर दिया हुआ है। और समय एक ऐसी कीमती चीज़ है और जिसकी पेमेंट कोई नहीं होती है। तो मैं युवाओं के लिए यही मैसेज है कि सफलता की कुंजी केवल मेहनत होती है और साहित्य साहब मेहनत होनी चाहिए। आपको स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, इनबॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए गांव की जो बेहतरीन कहानी है वो लेकर। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाज़त। अगर आपने दोस्तों हमारे जो व्लॉग है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो संजय रामफल ट्रेवल व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।